तो आप कल्पना ये कर सकते हैं कि हमारे देश में आई हुई विदेशी बैंक या विदेशी बीमा कंपनियां, भारत के लोगों के पैसे से चलने वाली ये बैंक और बीमा कंपनियां जरूरत पड़ने पर भारत को वो पैसा उपलब्ध नहीं करा सकती जो आपके ही देश का है। आप उनको कंपेल नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते। एक और दूसरी बात बताता हूं, इससे ही जुड़ी हुई, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में जब ये सब हुआ, तबाही हुई, तो इसमें कई ऐसे लोग मारे गए जो भारत की बैंकों में काम करते थे। ऐसे लोग मारे गए, लेकिन ऐसा भी हुआ कि उनके परिवार में उनके बीवी बच्चे बच गए। पुरुष मर गया, पति मर गया, बीवी बच गई, या बीवी मर गई, पुरुष बच गया, या बीवी माता पिता दोनों मर गए, बच्चे बच गए, ऐसा हुआ। तो भारत के प्रधानमंत्री ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश दिया कि जिन बैंकों के अधिकारियों के परिवार के लोगों की मृत्यु हुई है, उनमें उनका जो भी अगला नजदीकी हो उसको नौकरी दे दी जाए। तो तुरंत स्वीकृत हो गया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मद्रास में ऐसे कई लोगों को अभी भर्ती किया है जो उन परिवारों के हैं जो पहले उस बैंक में काम करते थे, और वो भर्ती प्राथमिकता के आधार पर हुई है, उस आधार पर नहीं हुई है, उनकी काबिलियत के आधार पर नहीं हुई है। काबिलियत उनको दी जाएगी, वो काबिल नहीं है, उस पोस्ट को होल्ड करने के लिए काबिल नहीं। अब बैंक उनको ट्रेनिंग देके तैयार करेगी, ठीक है। जब विदेशी बैंकों से ये कहा गया कि आप भी करो, तो उनका सॉरी, हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कंपटीशन करना है, हमें एफिशिएंट लोग चाहिए, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। तो अब की बार प्रधानमंत्री को सुनामी भूकंप में भयंकर झटका लगा है इसका, क्योंकि ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सबसे ज्यादा विदेशीकरण और प्राइवेटाइजेशन की बात करने वाले व्यक्ति रहे। अब उनको समझ में आ गया है कि प्राइवेटाइजेशन का दुष्परिणाम और दुर्भाग्य क्या होता है। माने देश के ऊपर भयंकर संकट आ जाए तो भी वो मदद करने को तैयार नहीं। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात, और आप उन पर दबाव नहीं डाल सकते, वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। इससे भी आगे तीसरी एक बात, सुनामी भूकंप जब आया तो भारत के प्रधानमंत्री ने भारत की सरकार की सेवाओं में काम करने वाले हर कर्मचारी को 1 महीने की पगार देने का निर्देश दिया। तो उस पर निगोशिएशन हुआ, तो निगोशिएशन होकर यहां तक आया कि कम से कम 1 दिन की पगार तो देनी पड़ेगी। तो भारत के सभी सरकारी कर्मचारियों को बिना बताए हुए उनकी तनख्वाह से 1 दिन का, कहीं कहीं 2 दिन का, 1.5 दिन का वेतन काटकर प्रधानमंत्री कोष में जमा कर दिया गया, ठीक है। जब विदेशी बैंकों में काम करने वाले कर्मचारियों को यह कहा गया तो उन्होंने कहा, आप हमारी 1 घंटे की भी सैलरी नहीं काट सकते, हमारी इच्छा है तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अच्छा, मजे की बात क्या हुई कि इस सुनामी प्रभावित एरिया में लगभग कुल मिलाकर 33,000 गांव प्रभावित हुए हैं। कुल दक्षिण में तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल, आंध्रा और अंडमान निकोबार, इनमें से कई गांव भारत की बैंकों ने गोद ले लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कई गांव गोद लिए हैं, मैं देख के आया हूं, वहां पर भवन निर्माण का काम उन्होंने अपनी तरफ से चलाया है। ऐसे ही पंजाब नेशनल बैंक ने किया है, ऐसे ही लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन वालों ने किया, ओरिएंटल इंश्योरेंस। एक भी विदेशी बैंक और विदेशी कंपनी ने एक भी गांव को गोद नहीं लिया है। वो कह रहे हैं हम तो यहां प्रॉफिट कमाने आए हैं। माने आप यहां मुनाफा कमा के तो लूट के ले जा सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत पड़ने पर उस मुनाफे का हिस्सेदार नहीं बना सकते। और हमारी मजबूरी क्या है, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति, विदेशी बैंकों को इस मामले में कोई आदेश नहीं दे सकते। यह है सर्विसेज का एग्रीमेंट, WTO, ऐसी कंडीशन है। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग एक और बात बताता हूं। सर्विसेज के सेक्टर में ये जो विदेशी कंपनियां आएंगी वो क्या करने वाली हैं, उसका एक उदाहरण छत्तीसगढ़ से आपको समझ में बहुत जल्दी आएगा। छत्तीसगढ़ में आपको मालूम है, थोड़े दिन पहले एक सरकार चलती थी, उसने निजी विश्वविद्यालय खोलने के लिए खुले थोक के भाव में छूट दिया, है ना। और एक कमरे की यूनिवर्सिटी रायपुर में खुल गई। मैंने रायपुर में ऐसी कई यूनिवर्सिटी देखी है जिनमें पति वाइस चांसलर है और पत्नी रजिस्ट्रार है और यूनिवर्सिटी चल रही है।
हस्बैंड वाइफ मिलके यूनिवर्सिटी चला रहे, क्या मजाक बना दिया है। हाँ, बच्चे विद्यार्थी और ऐसी पता नहीं कितनी 130 135 कितनी यूनिवर्सिटी 146। तो 146 यूनिवर्सिटी खोलने का इन्होंने, निजी विश्वविद्यालय खोलने का कानून बना दिया। ये जो मजाक अभी छत्तीसगढ़ में हुआ है, यही मजाक अगले साल पूरे देश में होने जा रहा है। WTO की सर्विसेज कंडीशन, यही मजाक होने जा रहा है पूरे देश में। माने बाहर से आई हुई कोई भी विदेशी यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में अपनी शाखा खोल सकती है। बाहर से आई हुई कोई भी विदेशी, उसको आप जमीन दिलवाइए, सस्ती कीमत पर दिलवाइए, और वो अपना 2 कमरे का घर बनाए या 4 कमरे का घर बनाए, उसमें वो शुरू कर सकते हैं। अच्छा, और मजे की बात यह है कि वो खोलेंगे कैसे। जैसे मान लो, एक नाम लेके मैं बताता हूं, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है, या मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट है, या आप अगर ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम ले लो, ऑक्सफोर्ड है, ठीक है। ये क्या करने वाले हैं, ये हिंदुस्तान में अपने ब्रांच ऑफिसेस खोलने वाले हैं। ये यूनिवर्सिटी नहीं बनाने वाले, ब्रांच ऑफिस खोलने वाले। ब्रांच ऑफिस माने एक 20 बाई 20 का कमरा, अच्छा वेल फर्निश्ड, AC लगा हुआ वगैरह वगैरह। तो वो वहां खोल दिया उन्होंने, दिल्ली में, बंबई में, कलकत्ता में, मद्रास में, रायपुर में, जगह जगह खोल दिया। विद्यार्थियों को उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट दे दिया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ब्रांच ऑफिस यहां खुल गया है, आपको अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आइए, दरवाजे खुले हुए हैं, $1 में फीस लाइए। तो आप पहुंच गए जी, और सरकार रोक नहीं सकती उनको। आप ध्यान इस बात का रखिए कि सरकार उनको रोक नहीं सकती। वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे हम यूनिवर्सिटी नहीं चला रहे हैं, ब्रांच ऑफिस खोल रहे हैं, और वो सर्विस एग्रीमेंट का हिस्सा है। यहां तो रुकवा दिया सुप्रीम कोर्ट ने